नमस्कार, स्वागत है आपका जेएचवीएन न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आए, जिसके बाद एनडीए की सरकार बनी और कल यानी बीते दिन जो शपथ ग्रहण समारोह है वो दिल्ली में हुआ और तमाम जो नेताओं ने जो शपथ है उस दरमियान ली। और इसके साथ ही एक बड़ी जो उपलब्धि है बीजेपी के खाते में ये आई कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था उसके जो टक्कर में वो आ गए हैं। और फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो खुशी इस बात को लेकर है। हल्द्वानी में भी इसके चलते जो मिष्ठान जो वितरण का जो कार्यक्रम है यहाँ पे किया गया है। इन लोगों से पूछते हैं क्या कुछ अब आगे जो आने वाले 5 साल हैं ये क्या जनता के लिए करने वाले हैं। 10 साल ऑलरेडी जनता ने इनको दिए, उसके बाद फिर से 5 साल और जनता ने इन पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इनकी ओर से कार्य किया जाएगा, क्या ये करेंगे। कुछ इनकी ऐसी सोच है जो ये करने वाले हैं। हल्द्वानी का विकास कैसे होगा, इस प्रकार से उत्तराखंड से 5 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। उत्तराखंड की जनता ने खासा विश्वास भाजपा पर जताया है। तो इनका क्या जो उत्तरदायी है ये किन कामों के लिए भाजपा के लिए है या नहीं, और किन कामों को ये प्रायोरिटी देंगे वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। भुवन चनारे। भाजपा काफ़ी खुश है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हालांकि आपकी सीटें गिरी हैं लेकिन खुशी काफ़ी है आप लोगों को, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सरकार आ गई आप लोगों की। क्या काम करने वाले हैं पहले? देखिए, आगे भी जो हमारे काम रुके हुए हैं, जो काम रुके हैं वो सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। और सरकार बनी है, अभी सरकार बनने के बाद आके देखा जाएगा। और हमारा मंदिर बनी गया है, 370 हटी गई है। और जो भी एनसीआर हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हो या कुछ जो भी हमारे देश हित में जो भी कार्य होंगे वो पूरे किए जाएंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। इस प्रकार से भाजपा काफ़ी खुश है। 5 सीटें अगर उत्तराखंड की बात करूँ भाजपा की झोली पे आई है, बहुत भरोसा जनता ने आप लोगों पे जताया है। अब आप किस प्रकार से उत्तरदायी हैं जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ने विगत 10 वर्षों में भारत का समग्र विकास किया है। महिला सशक्तिकरण हो, शहरी विकास हो, ग्राम्य विकास हो, युवाओं के रोजगार का संबंध हो, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हो, भारत के अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हो, राजनयिक संबंध हो, डिप्लोमेसी हो, कूटनीति हो, सेना को सशक्त करना हो, लगभग सभी घटकों में कृषि को और उन्नत बनाना हो, किसी भी सेगमेंट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं छोड़ा है। और आपका जो प्रश्न है कि हल्द्वानी के अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, कंजेशन को लेकर आपने यहाँ पर अपना विषय उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कंजेशन की बात है, टूरिज्म बड़ा है। ये कंजेशन हल्द्वानी में बड़ा है लेकिन टूरिज्म बड़ा है, इस पर भी हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। वो रिफॉर्मेटिव मेजर्स वर्तमान में चल रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सशक्त सरकार वर्तमान में चौराहों को चौड़ीकरण हो, रोड को डिकंजेशन करने के लिए उसकी वाइडनिंग हो और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, इस सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हल्द्वानी को तो वैसे ही माननीय मोदी जी ने अपने हल्द्वानी आगमन पर 2022 में एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहाँ 2200 करोड़ रुपए दिया, जो वर्तमान में 2200 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर रिऑर्गेनाइजेशन है, सीवर लेइंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स का डालना है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स है, साथ ही एक नमो बिल्डिंग जो कि तहसील परिसर में बननी है 325 करोड़ रुपए की, उसका भी टेंडर होने वाला है। तो यानी कि हल्द्वानी को बहुत कुछ दिया है। जिस प्रकार से आप बता रहे कि तमाम जो चीज़ें हैं हल्द्वानी को दी गई है। यदि मैं अभी की बात करूं, वर्तमान की बात, हम भी फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड में लोगों से मिलते हैं, तो पानी बिजली की समस्या काफ़ी भयंकर हल्द्वानी में। कोई भी व्यक्तियों से कोई भी सुविधा मिलेगी, सबसे पहले पानी मूलभूत आवश्यकता होती है, उसमें किस प्रकार से कार्य किया जाए, जनता ये सवाल कर रही है। देखिए, पानी की जहाँ तक बात है, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि लास्ट 45-50 ईयर्स पूर्व एक फिल्टर प्लांट बना था। उसके बाद हमारी पेयजल की जो व्यवस्था है वो ट्यूबवेल्स पे आधारित है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसको लाया गया। उनके द्वारा फिल्टर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना और एक नया फिल्टर प्लांट जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के
तार फैक्ट्री में बनने वाला है, उसका टेंडर हो चुका है। यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ गोला का वाटर, उसको हम लोगों ने उसकी क्षमता वृद्धि के साथ साथ नया फिल्टर प्लांट बना रहे हैं। पूरे शहर के अंदर जगह जगह पेयजल की लाइनों को बिछाया जा रहा है, उनको ड्रिंकिंग वाटर का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि जनता बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसको शॉर्ट कमिंग्स को और जो आपका एक गैप होता है, गैप फिलिंग के लिए काम करना पड़ता है। लास्ट 5 वर्षों में उस गैप फिलिंग के लिए बहुत काम हुआ है। केवल अभी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या है, नहीं तो 70% से अधिक मैं क्षेत्र कहूँ हल्द्वानी का पूर्णतः उसमें पानी ठीक से आता है। लेकिन हम संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन पानी आना चाहिए। ठीक है, मतलब मान रहे हैं कि बहुत एरिया ऐसे जहाँ पानी नहीं आ रहा है, जनता काफ़ी त्रस्त है वाकई में। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्षेत्र हैं जिनमें काम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 75% क्षेत्र में काम हुआ है। सब जगह पर्याप्त है, जहाँ जहाँ नहीं है पानी उस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंत में एक प्रश्न आपसे फिर से करूंगी। इस प्रकार से हल्द्वानी से आप निवर्तमान मेयर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी काफ़ी अहम थी। जिस प्रकार से हल्द्वानी में एक और समस्या है, जो जंगली जो जानवर है उनका आतंक, जो मवेशी सड़कों में घूम रहे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ इंतजाम है? गौशाला हालांकि बनाए जा रहे हैं, प्रशासन लगातार गौशाला बनाने की बात कर रहा है, अस्थायी गौशाला भी बनाई गई है, लेकिन फिर भी जो कमी है, कुछ अंतर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमलों की जो खबरें बार बार सामने आती है, हमले हो गए, उसके लिए कुछ आप सोच रहे हैं? आपके संज्ञान में है ये जानकारी है? देखिए, जब मैं महापौर था, मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया था। हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। सबसे पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हमने हल्द्वानी में स्थापित किया, जिससे लगभग हमने स्ट्रे डॉग्स को टारगेट किया, उनको स्टराइल करने के लिए हमने काम किया, यानी कि बधियाकरण। आज लगभग 8,000 से 10,000 कुत्तों का हम लोग बधियाकरण कर चुके हैं। और उसका एक एग्जाम्पल भी आप देख रहे होंगे कि स्ट्रे डॉग्स के बच्चे नहीं दिख रहे होंगे आपको कहीं। तो मवेशी जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, जो आवारा खच्चर हैं, उनको हम लोग यहाँ से देहरादून एक हॉर्स के लिए बना हुआ है, वहाँ भेजते हैं, तो फिर उनको पेनलाइज करते हैं जिनके घोड़े छोटे हैं। तो एक डिटरेंस का काम उसने किया, तो लोगों ने अपने खच्चरों को बांधना शुरू किया। तीसरा है गौवंश। गौवंश के लिए मैं आपको बता दूं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैंने आग्रह किया था, और यहाँ पर ईजाबेणी महोत्सव में उनके द्वारा मैंने घोषणा कराई थी कि हम लोग यहाँ पे गौशाला बनाएंगे, और उसके टेंडर मैंने नगर निगम से निकाले थे, जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के उसमें 4 दीवारी बननी थी। और जगह स्थान गंगापुर कबड़वाल में, जो इस प्रदेश का है नहीं, उत्तर प्रदेश का भी नगर निगम द्वारा संचालित सबसे बड़ी गौशाला होगी। लगभग 2,500 गौवंश वहाँ पर आएगा। कब तक आसार बनेगी? तब तक हम लोगों ने अस्थायी गौशालाएं बनाई हैं, और लगभग मैं समझता हूँ कि हल्दूचौड़ की एक गौशाला और है, वहाँ भी हमने गौवंश को भेजा है। लेकिन और कई इंडिविजुअल लोग भी हैं, निकिता है, सुयाल, और कई अन्य लोग भी हैं, उनको भी हम लोगों ने इस काम में उनकी भी मदद ली है। और हम लोग जितनी भी गौवंश हैं, इनको जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ 12-15 तारीख को इस माह हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे। 15 जून। और आने वाली 21 तारीख को योग दिवस के अवसर पर उस गौशाला का विधिवत लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। तो गौवंश के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ है, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर हुआ है, म्यूल्स के ऊपर हुआ है। यानी कि ये सब चीज़ें, अर्बन की जो चीज़ें हैं, ये समय लेती हैं, लेकिन जो भी हमने इंतजाम किए, सरकार ने किए, चाहे प्रदेश की या केंद्र की, वो एक सशक्त कार्य किया है। चलिए, इस प्रकार से जो निवर्तमान जो मेयर है तमाम जानकारियाँ दी है। हालांकि फिलहाल तो जो मवेशियाँ, हमारे मवेशी हैं, उनसे निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काम ये कह रहे हैं कि 12-15 जून को, इसी जून को जो निजात है वो मिल जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये उनको शिफ्ट करने वाले हैं अस्थायी गौशाला में। इसके साथ ही 21 जो जून है योग दिवस के मौके पे भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, नाम? नमस्कार, प्रताप रैकवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा हल्द्वानी। बताइए जरा, तीसरी बार जो आपकी सरकार है बहुमत से आई है, हालांकि पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में कहीं ना कहीं आप लोग विफल रहे, लेकिन बहुमत से आपकी सरकार बनी है, तीसरी बार बनी है, किन कामों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं? उत्तराखंड को क्या क्या फायदा होने वाला है? एक कैबिनेट मंत्री भी उत्तराखंड से बने, क्या फायदा इसका उत्तराखंड को? जैसा कि आपने कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार आई है,
जनता द्वारा हमें पूर्ण बहुमत, ये तीसरी बार की जहाँ तक बात है, तीसरी बार पूर्ण बहुमत के करीब पहुँचना, ये बहुत बड़ी सरकार के लिए वो है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। उसके पश्चात भी 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई है और एनडीए जो कि अपने पूर्ण बहुमत में काम कर रहा है, 303 सीटें हमारे पास इस समय हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसमें उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मसला हो या 3 तलाक का मसला हो, और इस तरह से अनेकों समस्याएं और सामान्य मानवीय जीवन को ऊंचा ऊपर उठाने के लिए, उसका जीवन स्तर अच्छा करने के लिए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और 80 करोड़ लोगों को लगातार इतने वर्षों से राशन फ्री मिल रहा है। आप तमाम बातें कह रहे हैं कि ये हुआ है जी। अब 5 साल और जनता ने आपको दे, इन 5 सालों में और कुछ क्या नया आप जनता के लिए करने वाले, किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी हैं, ये प्रश्न है। मेन देखिए, सरकार का काम क्या है कि अपनी जनता का जीवन स्तर सरल बनाना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना और अपने देश और क्या कहते हैं अपने विश्व के लिए अच्छा कार्य करना एक अच्छी सरकार का काम है। और उसी लक्ष्य को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी ने की है उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था जो मोदी जी का टारगेट है 2025 तक, वहाँ तक हम सफलता प्राप्त करेंगे। और जब हम और G20 का हमने अध्यक्षता यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र में हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आज भारतवर्ष, विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है क्योंकि हमें भारतवर्ष में ऐसा नेतृत्व दिया है यहाँ की जनता ने जो चुन के दिया है माननीय मोदी जी को, तो उनके नेतृत्व को देखते हुए आज विश्व भारत की ओर, माननीय मोदी जी की ओर देख रहा है। पहले कुछ भी करने से पहले वो देखता है कि भारत क्या कर रहा है उसमें। आप जो बातें हैं, तमाम बातें बहुत अच्छी कह रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, ग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ें जो आपने सोची हो कि ये होनी चाहिए, जिस प्रकार से हल्द्वानी पेयजल की समस्या हो गई, सड़कों की, जो जनता समझे, जनता जो उत्तराखंड की जनता ने खासा विश्वास भाजपा पर जताया है, 5 सीटें आपकी झोली में दी है, जो जनता यहाँ की समझे। अभी जैसा कि आप पेयजल की विषय में बात कर रहे हैं, तो उस विषय क्षेत्र में आपने, जैसे अभी मेयर साहब भी कह रहे थे कि ट्यूबवेल पे हमारी व्यवस्था आ चुकी है, तो चूँकि ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चले गया है पानी का, अभी हम जमरानी बांध की ओर बढ़ रहे हैं। जमरानी बांध हमारा जल्द ही तैयार हो जाएगा और जमरानी बांध बनते ही यहाँ का हमारा पानी का लेवल ऊपर स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और जब स्वाभाविक रूप से पानी का लेवल सब सही अपनी जगह पर आ जाएगा तो पानी की समस्या तो एक ये निराकरण होना ही है उसका। और दूसरा, जहाँ तक रोडों की समस्या की बात कर रहे हैं, रोडों की चौड़ीकरण कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक क्या है कि यहाँ उत्तराखंड में पर्यटन बहुत बढ़ गया है। आप देखिए ना, पीक सीजन में ही अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वो हो रहा है, नहीं तो रोडों का इतना डेवलपमेंट हो गया है। आप कौन सा शहर की कौन सी रोड बताइए कि जहाँ काम नहीं हो रहा है या जहाँ डामरीकरण नहीं हुआ है, जहाँ दिक्कत आ रही हो, जहाँ कार्य नहीं हुआ है। हाँ, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। आपने ये बात पूछी है क्योंकि क्या पता जनता का भला हो जाए। हम भी एक एरिया में गए थे, बिरला स्कूल की जो पीछे वाली रोड है, रकसिया नाला रोड उसे कहते हैं, बेहद खराब स्थिति है, जिसमें अपने यशपाल आर्या जी वगैरह रहते हैं, वो जो लिंक रोड है, तो उसकी भी वो भी अपना हमारे उसमें चल रहा है, उसका भी कार्य योजना वो भी बनेगी। ऐसा जानकारी कितने सालों से ऐसी रोड पड़ी हुई है? वो मेरे को जानकारी नहीं है उस रोड का, क्योंकि मेरा क्षेत्र ये हल्द्वानी का एरिया है, हल्द्वानी नगर का। कार्य किया जाएगा, आपके संज्ञान में है? अवश्य जी। नमस्कार सर, आपका नाम? दिनेश खुलबे। जिस प्रकार से भाजपा के खेमे में इस बार फिर से खुशी आई है, जनता ने यहाँ पे विश्वास जताया है। यदि मैं हल्द्वानी की बात करूँ या देश की बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ, आपको खासा सीटें यहाँ से 5 सीटें आपकी झोली में आई है। किन कार्यों के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और जनता जिस प्रकार से आप पे विश्वास जताया है, आप किन कार्यों के लिए जो प्रायोरिटी है जनता की, किन विषयों को देने वाले इसकी सरकार, इस बार की सरकार में? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो भी होता है, उसका कार्यकर्ता होता है,
वो अनुशासित व्यक्ति होता है, यानी हमारा जो शीर्ष संगठन जिस बात को कहता है, हमारा निचले स्तर का कार्यकर्ता उसका पालन करता है। आपने बात करी कि आने वाले समय में क्या करेंगे या क्या होगा। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है, हम तो उस आदेश का पालन करते हैं जो हमारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक विचार से एक विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को फिर सब लोग मानते हैं। उन्होंने एक बात कही, जो 27% जो 33% आरक्षण की उन्होंने बात करी थी 2027 के बाद इन सदनों में, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये सब यानी मातृशक्ति का उसने प्रतिनिधित्व 33% का होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जैसे कहा, एक तो गारंटी होती है, एक होता है गारंटी की भी गारंटी, तो इस तरीके की उन्होंने गारंटी करी। एक बड़ा काम इस देश में ये होगा कि हम 33% इन सदनों में, विधायिका में हमारी महिला मातृशक्ति उसमें होगी। कब तक? 2027 के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें। दूसरी चीज जो हमने करी कि एक बात चली है, एक बहस चली है कि एक साथ चुनाव हो देश में, दोनों सदनों के, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको मोदी जी ने एक तरह से बॉल को जनता के पाले में फेंक दिया है। चूंकि लोकतंत्र है, अगर यहाँ का लोग चाहेगा, यहाँ की जनता चाहेगी, यहाँ की जागरूक जनता चाहेगी, तो निश्चित रूप में ये भी इंप्लीमेंट होगा। एक बात और आती है कि आपने कहा कि क्या करने जा रहे हैं। कल मोदी जी ने शपथ ली है, अपनी शपथ में उन्होंने 2047 में विकसित भारत का जो उनका संकल्प था उसको पुनः दोहराया है। एक समय था जब हमारा पूर्ण बहुमत होता था, आज हम पूरे तरह से गठबंधन पर निर्भर हैं पूरे तरह से। बावजूद इसके जो पहली पंक्ति में आपने देखा होगा किस तरीके से मंत्रियों का चयन हुआ, और इनके बीच में ही उन्होंने इस बात को दोहराया कि 2047 तक हम भारत को विकसित करेंगे। न सिर्फ ये कहा, बल्कि एक और अच्छी बात उन्होंने ये कही कि भारत जो 11वीं अर्थव्यवस्था था जब 2014 में हमने सत्ता संभाली थी, उसके बाद आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं इस विश्व की, और 5वीं के बाद 2 साल के अंदर हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये मेरा ही विश्वास नहीं है, ये पूरा आधार दिख रहा है। इसके आधार के पीछे कारण क्या है? हमने मातृशक्ति को पूरा अधिकार दिया, हमने मातृशक्ति को पूरा सम्मान दिया और उसकी पूरी सहभागिता करी। और जो जीडीपी वगैरह के पीछे है, जितने हाथ अगर इस देश में काम करेंगे उतनी इसकी जीडीपी बढ़ेगी, ये हमारी योजना बनी। आपने जिस प्रकार जिक्र किया, जितने हाथ देश में काम करेंगे, और भारत में काफ़ी युवा रहते हैं जी, रोजगार को लेकर काफ़ी मसला रहता है, बेरोजगारी की बात तमाम युवा उठाते हैं। पेपर लीक्स, अगर मैं बोलूँ, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं, नहीं होते काफ़ी साल हो जाते हैं, भर्ती नहीं आती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ अगर मैं जिक्र करूँ तो वहाँ भी कुछ अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जनसंख्या संसाधन का जो अनुपात है काफ़ी बढ़ चुका है। इसको लेके कोई आपने मैप तैयार किया है, किस प्रकार से इसका समाधान होगा? तो ये गलतफहमी जो है कि रोजगार की कोई दिक्कत आई है, पहले जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था वो 3 गुना करोड़ों लोग उसमें जुड़ चुके हैं। अगर ईपीएफ के खाता धारक बढ़े हैं इस देश में, अगर 3 करोड़ से वो 9 करोड़ हुए हैं, तो समझिए कि एम्प्लॉय भी बढ़ा है और एम्प्लॉयर ने भी कुछ किया है, यानी कि रोजगार देने वाले ने जब रोजगार दिया तभी तो एम्प्लॉय बढ़ा। तो ये वाली बात तो पूरी भ्रामक है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी नहीं है वाली बात नहीं है, इतना सुधार हुआ है। आपको शायद ये पता होगा कि इन पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और यही कारण है, एक समय टल्ले वाला घूमता था, एक समय खाना मांगने वाला होता था, आज ऐसी कोई स्थिति जो नहीं है। हर एक को रोजगार देने की कोशिश तो हो ही रही है, मोदी जी ने जिस तरीके की बात करी है, लेकिन गरीबी की रेखा से अगर 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए हैं तो ये कोई छोटा डेटा नहीं है। आप कह रहे हैं प्रयास किया है और आगे भी किया जाएगा। तो ये तो आउटपुट है, ये तो आउटपुट है जो 25 करोड़ मैं तो डेटा बेस बात कर रहा हूँ आपसे। ये तो इतने तो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और दूसरी तरफ ईपीएफ के अकाउंट इतने गुना बढ़ गए, 3 गुना बढ़ गए। तो ये ईपीएफ कोई वैसे तो बने नहीं होंगे भाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है जब कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा होगा और कोई व्यक्ति रोजगार दे रहा होगा, तो ये हमारी स्थिति दोनों क्षेत्रों में सुधरी है। लेकिन अगर हम कहें हम सिर्फ मरुस्थल को ही देखें तो ये बात अलग है। हमें ये देखना होगा कि मरुस्थल को हमने कितना हरा कर लिया। तो हमने इतना हरा इस मरुस्थल को किया है, चाहे वो जीडीपी के माध्यम से कहें आप, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के मामले में कहें आप, चाहे हमारे देश को अन्य क्षेत्रों में जो विकास की बातें हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब तो लोगों को जन को पता चल गया कि ये क्या वो क्या, चाहे वो राशन की बात कहते हो, चाहे वो जनधन की बात कहते हो, चाहे मुद्रा लोन की बात कहते हो, वो कहानियां हैं, वो सबको याद हो गई हैं। आज मोदी जी के काम सबको याद हो गए, तो मैं उन किसी भी काम पे बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद सर। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी क्या उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आई है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, क्या कुछ जो कानून है वो नए बनने चाहिए, कुछ कानून में सुधार, कुछ ऐसा होना चाहिए। महिलाओं के पक्ष से इनका पक्ष सुनने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? प्रतिभा जोशी। जिस प्रकार से महिला के तौर पे बतौर महिला यहाँ पे मौजूद हैं, और आप क्या उम्मीद रखती है सरकार से? फिर से एक बार फिर विश्वास जताया जनता ने, क्या काम महिलाओं के लिए होने चाहिए? आपको कुछ ऐसे? देखिए, जैसे महिलाओं को पहले भी विश्वास हुआ था, आपने देखा था
हमारा सामान्य वर्ग के अतिरिक्त हमने कुछ वर्गों की महिलाओं को उत्थान किया। उनको हमने उनकी जो एक पिछड़ी जनजाति से थे, पिछड़े लोग थे, उनको जैसा कि आप अगर नौकरी के मसले में कह रहे हैं, उनको भी हमने जो संरक्षण आरक्षण दे करके आगे बढ़ाया है। और बात रही सामान्य की, जो कई सारे ऐसे जन हैं जिनको जो है अभी ऐसा लगता है, तो जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसी हिसाब से हम जो है रोजगारों को और तलाश भी रहे हैं, रोजगार लोगों को मिलेंगे। और बाकी हम जो महिलाएं हैं, सशक्तिकरण के मामले में हमें सशक्त मोदी सरकार में किया है। और ये आपको इससे भी पता चलता है, जो मतदान होते हैं तो आप देखते होंगे महिलाओं के उसमें अच्छा हमारा प्रतिशत जाता है, क्योंकि महिलाओं को मोदी जी पे विश्वास है। और ये सत्य है कि उन्होंने अपने चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो और चाहे सामान्य क्षेत्र में हो, जब भी हम किसी को भी आप देखते हैं कोई भी वर्ग अगर हमारा महिला उत्थान कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा हमारा मन की बात एक बहुत चर्चित प्रोग्राम आता है, जिसके द्वारा जो है आप देखते सुदूर तक का, ग्रामीण तक का कोई महिला किसी तरह का श्रम कर रही है, वो उसको भी जो है अपने उसमें जाहिर करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसे दिखाते हैं। तो ये है कि वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को उन पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, हाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, काफ़ी एम्पावर महिला हुई है, लेकिन उत्तराखंड का एक चर्चित केस जो बाबा का जिक्र होता है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके अगर मैं पूछूं तो कहाँ तक इसका अपडेट है और क्या लगता है इस प्रकार के जब कोई भी केसेस होते हैं इसमें कितनी गंभीरता बरतनी चाहिए और कितनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? अभी तक जो केस अभी चल रहा है, ऐसे केसेस में क्या राय है आप? देखिए, किसी भी हमारी बहन का किसी भी तरीके इस तरह की घटना जब होती है, पूरा समाज प्रभावित होता है और पूरे समाज में हर घर में महिलाएं हैं, हर घर को इसकी जो है अपनी महिला होने के नाते हर संरक्षक जो है इस बात की चिंता करता है और हम लोग भी चिंता करते हैं। हम लोग भले राजनीतिक वर्ग से जुड़ के आप इस बात को पूछ रहे हो, पर एक समाज के तौर पे हर आदमी इसकी चिंता करता है। और जो क्या लगता है इसमें कब तक आ जाएगा? देखिए, मैं उस क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ का ये कांड है वहाँ का उस जगह ही जानकारी नहीं, मगर ये है कि उसमें जो भी होगा निर्णय हमारे हित में होगा, समाज को देखते हुए होगा। महिला सुरक्षा में कितना उत्तराखंड में काम किया जाएगा? महिला सुरक्षा में, मैं फिर से बोलूं, महिला सुरक्षा में देखिए, महिला सुरक्षा में काम किया जाएगा बिल्कुल। किस प्रकार से कोई आपकी रणनीति है, जानकारी आपको? कोई रणनीति की जानकारी नहीं है, पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जैसे उत्तराखंड तो हमारा इस तरह से नहीं आता है। यूपी वगैरह में जैसे आप देखते थे पहले घटनाएं होती थी, सब घटनाओं को जो है आपने अगर ग्राफ देखा होगा तो उस तरह की घटनाओं से हम उबर चुके हैं। और सुदूर में कहीं कोई चीज़ होती है तो उसको संज्ञान में लेके त्वरित हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई तो करती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नाम बताइए अपना। मंजू वार्सने। क्या लगता है क्या महिलाओं के लिए काम होने चाहिए और आपकी क्या प्रतिबद्धता है? आप भी भाजपा से ताल्लुक़ रखती होंगी, सरकार आप लोगों की है, किन कामों को पहले करना चाहिए और कुछ ऐसा आपके संज्ञान में है या आपको लगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये वाला काम पहले करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, हमारी सरकार बनी है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। लेकिन मोदी जी ने आज तक महिलाओं को सबसे ज़्यादा आगे किया है हर कार्य क्षेत्र में, तो उम्मीद है कि आगे भी महिलाओं को सबसे आगे ही रखेंगे वो। और आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जा रहा है और हर क्षेत्र में उन्नति करी जा रही है। और महिलाओं के लिए रही सुरक्षा की बात, तो टोल फ्री नंबर भी जगह जगह लगा दिए गए हैं कि जब भी कोई, अब देखिए कुछ हमारी महिलाओं की भी गलती होती है कि ऐसे अब वो इतनी एक्टिव नहीं होती हैं, उनको टोल फ्री नंबर नहीं पता होता है कि कब कहाँ फ़ोन करना है। एक्टिव कैसे होगी? अवेयर कौन करेगा? अवेयर हम ही लोग करेंगे ना, हम ही लोग करेंगे उनको एक्टिव, समाज को फिर हम ही लोग प्रयास करेंगे तभी होगा ऐसा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा जाकर घर घर जाकर उनको समझाते हैं। मोदी जी ने कितनी हमारी कितनी योजनाएं बनाई हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, आप ये कह रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में उतनी सुविधाएं नहीं होती कि उनको जानकारी मिले, वो आप ही लोगों को वहाँ जाके उनको अवेयर करना होगा, उनका अवेयरनेस नहीं है। तो हम ही लोगों को गलती नहीं हुई उनकी, दुर्भाग्य बोले या बोले जो दूर स्थिति समझ में नहीं आ पाता है, मतलब उनको जानकारी नहीं होती है उन योजनाओं की, तो हम ही लोगों का कर्तव्य है कि हम वहाँ जाएं और समझाएं उनको। और ऐसी कोशिश है हमारी, और सब कुछ मोदी जी के राज में ही संभव है। चलिए तो देखा, इस प्रकार से तमाम बातें
यहाँ कही गई और तमाम बता दूँ पानी, बिजली, रोड से लेकर हर समस्या की हमने इन लोगों से चर्चा की है और निवर्तमान जो मेयर है उनकी ओर से भी तमाम बातें कही गई। इसके साथ ही रकसिया नाला रोड का भी जिक्र हमारी ओर से किया गया क्योंकि हाल फिलहाल में रिपोर्ट तैयार की थी, काफ़ी ख़राब रोड वहाँ की थी। अगर मैं विधायक की बात करूँ तो बंसीधर भगत जी का जो एरिया पड़ता है, लेकिन किस प्रकार का जो कार्य है वो नहीं किया गया। वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट काफ़ी होता है। विपक्ष से जो यशपाल आर्या जी है उनका आवास भी काफ़ी नज़दीक है, वहीं गणेश जोशी जी का जो आवास है वो भी काफ़ी नज़दीक है और बंसीधर भगत जी का जो एरिया वो पड़ता है। लेकिन जो रोड है वहाँ सड़कों में गड्ढे, अगर मैं बोलूँगी तो बिल्कुल गलत होगा, वहाँ पे गड्ढों पे सड़कें हैं। खैर वो रिपोर्ट हमने तैयार की थी और उसके चलते भी तमाम जो प्रश्न है हमने इन लोगों से किए हैं और तमाम जो उत्तर है इन्होंने भी दिए। इनकी ओर से जो कहा गया है कि संज्ञान में इनके है कि वो रोड खराब है, कार्य किया जाएगा, कब किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा के मुद्दों में भी तमाम जो जानकारी है लोगों की ओर से दी गई है। किस प्रकार से आने वाले 5 साल देश के लिए होंगे, उत्तराखंड के लिए होंगे, क्योंकि उत्तराखंड ने खासा विश्वास जताया है। 5 सीटें भाजपा की झोली में जनता ने दी है। अब देखने वाली बात हो किस प्रकार से भाजपा किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से जनता के विश्वास पे खड़ा उतरती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।